श्वसन कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाता है। ऊर्जा के लिए कोशिकाएं पोषण तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करती हैं। एटीपी का निर्माण व CO2 का निर्माण होता है, उत्पन्न होते हैं। ऊर्जा भोजन यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऊर्जा से श्वसन क्रिया जटिल जैव प्रक्रिया होती है। पचित भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है ये कार्य, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन लेना, ऑक्सीजन का ग्रहण, CO2 को छोड़ना। फेफड़ों में संपन्न होता है ये, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। रक्त में ऑक्सीजन का मिलना तथा CO2 का निकलना। स्थलीय जीव और जलीय जीव। स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जबकि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव मनुष्य होते हैं, जबकि जलीय जीव जल में उपस्थित जीव होते हैं। स्थलीय जीव की श्वसन दर कम होती है, जबकि जलीय जीव की श्वसन दर अधिक होती है। स्थलीय जीव ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, जबकि जलीय जीव ऑक्सीजन कम मात्रा में लेते हैं। स्थलीय जीव फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि जलीय जीव क्लोम द्वारा। मनुष्य में श्वसन ऑक्सीजन व CO2 के परिवहन की प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। ऑक्सीजन व CO2 के परिवहन की प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। हीमोग्लोबिन RBC द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुंचाता है। ग्लूकोज के खंडन से ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा CO2 का निर्माण होता है। CO2 का प्लाज्मा में घुलना, प्लाज्मा के द्वारा CO2 का पुनः रक्त से वायु में जाना, नासा द्वार से बाहर। ग्लूकोज कोशिका पाइरूवेट 3 कार्बन अणु प्लस ऊर्जा निर्माण होता है, जिससे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। ये प्रक्रिया ईस्ट में होती है और ऑक्सीजन का अभाव यानी ऑक्सीजन थोड़ी बहुत होती है, जिससे बनता है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। यह हमारी पेशी कोशिका में होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। श्वसन ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र नासिका ग्रसनी स्वर और निचला श्वसन तंत्र श्वास नली श्वसनी फेफड़े। श्वसन मांसपेशियां मध्यपट डायफ्राम संकुचन शीतलन। नासिका गुहा द्वितीय श्वसन अंग मुख्य है। नासिका गुहा से फिर ग्रसनी से स्वर यंग, लैरिंग्स भी कहते हैं इसे, नो उपस्थित स्वर रज्जु। श्वास नली
सी आकार के छल्ले होते हैं। श्वसनिका कूपिका होती हैं। ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल, फिर फेफड़े आते हैं। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में हम अंतर जानेंगे। बक्सीय गुहा फैलती है, अंतःश्वसन होता है तब। और उच्छ्वसन, बक्सीय गुहा मूल आकार में वापस आ जाती है उच्छ्वसन में। अंतःश्वसन में पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, जबकि उच्च श्वसन में पेशियां शिथिल हो जाती हैं। अंतःश्वसन में बक्स ऊपर तथा बाहर की ओर गति करता है, जबकि उच्छ्वसन में बक्स अपने स्थान पर वापस आ जाता है। अंतःश्वसन में गुहा में वायु का दाब कम होता है, जबकि उच्च श्वसन में वायु का दाब अधिक होता है। अंतःश्वसन में वायु फेफड़ों में भरना ऑक्सीजन और उच्च श्वसन में वायु का फेफड़ों से बाहर निकलना। एटीपी, अधिकांश कोशिका प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एटीपी, एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी ऊर्जा एटीपी फॉस्फेट होता है। कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। अवायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। बहन, रक्त दुर्बल क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच स्थायी रक्त का 7.4। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में नवजात में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त तरल प्लाज्मा 55%, रक्त कोशिकाएं यानी कणिकाएं 45%, 92% जल और 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। जबकि रक्त कोशिकाएं में आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं और डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और विम्बाणु प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल आरबीसी और श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी और विम्बाणु प्लेटलेट्स। औसत आयु 120 दिन होती है लाल रक्त कणिका की, जबकि श्वेत रक्त कणिका की 2 से 4 दिन होती है और विम्बाणु की 10 दिन होती है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में के कारण लाल रक्त कणिकाएं, जबकि श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं और अर्धसैनिक कहलाती हैं। डब्ल्यूबीसी विम्बाणु रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का कार्य ऑक्सीजन व CO2 का वातावरण में व ऊतकों के मध्य विनिमय, पोषक तत्वों का परिवहन करना रक्त का कार्य है। शरीर का पीएच नियंत्रित करना रक्त का कार्य है। ताप नियंत्रण रक्त का कार्य है। प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादन रक्त का कार्य है। हार्मोन का आवश्यकता अनुसार परिवहन, उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना। हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। कुछ भाग वायु तरफ पंपिंग स्टेशन कहलाता है। हृदय में 4 भाग होते हैं हृदय के, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निले, बायां निले। बाएं निले से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन कृत रक्त धमनी द्वारा शरीर के अंग में भेजा जाता है। फिर शरीर के अंगों से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त
शिराओं द्वारा यानी डीऑक्सीजनित रक्त शिराओं द्वारा दायां आलिंद में आता है। दायां आलिंद से त्रिविलेय कपाट के द्वारा रक्त दायां निलेय में आता है। दायां निलेय से अशुद्ध रुधिर रक्त फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फुफ्फुसी में आता है, फुफ्फुसी फेफड़ों में आता है। CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। फिर शुद्ध रक्त यानी फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बायां अलिंद में आता है। ये हमारे दोहरा परिसंचरण प्रणाली है हृदय की। रक्तदाब। रक्तदाब किसे कहते हैं? रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ये दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन संकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीले अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। रक्तदाब 120 से 80 होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा होता है तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। स्फाइग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्त स्रावन हो सकता है। लसिका के कार्य। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा वहन में सहायक है लसिका। पचा हुआ व छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन। आंतरिक तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य। जाइलम और फ्लोएम। पादप तंत्र का वह अवयव जो मृदा द्वारा अवशोषित खनिज लवण व जल का वहन करते हैं जाइलम कहलाते हैं। जैसे जल और जैसे जाइलम। जाइलम जल व लवण खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पादपों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पादपों के अन्य भाग तक पहुंचाता है, यानी फ्लोएम से फल तो यानी भोजन का परिवहन करता है। पत्तियों से जो भोजन उत्पन्न होता है वो अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। जाइलम निर्जीव उत्तक है, जबकि फ्लोएम सजीव उत्तक है। जाइलम संवहन नलिकाएं मुख्य होती हैं जाइलम में, जबकि फ्लोएम में चालनी नलिकाएं मुख्य होती हैं। जाइलम भित्ति मोटी होती है, जबकि फ्लोएम भित्ति मोटी नहीं होती। भोजन व दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन समानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में ऊपरीमुखी व अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में ATP ऊर्जा से पराशरण बल द्वारा स्थानांतरण होता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था है। उत्सर्जित करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। केवल जलीय जंतु ये यूरिया उभयचर यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कम मात्रा में पानी की आवश्यकता येस्ट अर्ध ठोस
के रूप में उत्सर्जित होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र। वृक्क मानव उत्सर्जन तंत्र है। वृक्क मुख्य उत्सर्जन अंग है। ये 75% यानी 75.80% तरल अपशिष्टों को बाहर करता है। शरीर में और भी अन्य भागों द्वारा यानी त्वचा द्वारा, पसीने के द्वारा भी कुछ पदार्थ, कुछ भाग का उत्सर्जन कर दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्सर्जित वृक्क द्वारा यानी किडनी द्वारा 75.80% तरल अपशिष्ट का उत्सर्जन किया जाता है। शरीर में स्रावित रसों का नियंत्रण। सेम के दाने की आकृति तथा गहरे भूरे रंग के आकार की होता है वृक्क, जिसे हाइलम कहते हैं। एक जोड़ी वृक्क होता है, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है। एक मूत्राशय होता है, एक मूत्रमार्ग होता है। हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्कीय श्रेणी होती है। वृक्क के भाग भारी, बलकुट, भीतरी, मध्यांश। वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। बोमेन संपुट यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले कप के आकार का थैला होता है। इसमें शाखा अविभाज्य धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है तथा दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क सिरा से जुड़ा होता है। वृक्क नलिका। प्रत्येक वृक्क नलिकाओं में समीपस्थ नलिका एनेले लूप, दूरस्थ नलिका जैसे भाग होते हैं, जो संग्रह नलिका में खुलते हैं। मूत्राशय। वृक्क से मूत्र मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है। ये एक थैलीय नुमा संरचना होती है। मूत्रवाहिनी एक चूड़ी के रूप में पाई जाती है, जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। मूत्रमार्ग इसके द्वारा मूत्र शरीर के बाहर कर दिया जाता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। गुच्छीय निस्यंदन। रक्त का निस्यंदन पूर्व प्रति मिनट 1000 से 1200 उस रक्त का निस्पंदन होता है। ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, यूरिया आदि निस्पंदित होकर बोमेन संपुट में एकत्रित होता है। तत्पश्चात वृक्क नलिका से गुजरता है। पुनः अवशोषण। वृक्क नलिका की दीवारें घनी उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करती है। श्रावण। मूत्र वर्ग की संग्रहण नलिका में ले जाया जाता है। मूत्र का मूत्र नली में प्रवेश। मूत्र नली का मूत्राशय में खुलना। मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल बाहर त्यागना। बहुत से पादपों में अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित होता है। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेनिन व गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित होता है। कुछ पादपों द्वारा मृदा में उत्सर्जन। ये हमारा चैप्टर यानी जैव प्रक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।